Hello students, welcome to SLA. My name is Sahil. I am a legal faculty of Surya Law Academy. आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है और ये टॉपिक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बहुत सारे ऑफेंसेस इसमें जो है फॉल करते हैं। तो मैंने इसको समझने के लिए 3 कैटेगरीज में इसको मैंने डिवाइड कर दी। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। इस वीडियो में मैं सिर्फ कैटेगरी 1 को ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ऑफेंसेस को कैटेगरी 1 में लिखा है और कैटेगरी 1 को भी मैंने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। देखिए जैसे कि कैटेगरी 1A एंड कैटेगरी 1B। देखिए इसके पीछे तो पर्पस क्या है इसको 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करने का। तो ये ऊपर वाले 4 ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंसेस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस डिसऑनेस्ट इंटेंशन इनमें होना जरूरी है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। Whereas criminal misappropriation, criminal breach of trust, receiving of stolen property and cheating, इसमें at the time of commission of offense dishonest intention होना जरूरी नहीं है। हो सकता है at the time of commission of offense इसमें dishonest intention हो या बाद में भी इसमें जो है वो डेवलप हो सकती है। पर ये जो ऊपर वाले 4 ऑफेंसेस हैं इसमें होना at the time of commission of offense डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। तो फर्दर हम आगे पढ़ते हैं। Whoever intending to take dishonest, जैसे मैंने अभी एक्ट में बताया, dishonest intention at the time of commission of offense होना जरूरी है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट आ गया। सेकंड, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको सेक्शन 303 बीएनएस ये बता रहा है कि थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं हो सकती। उसके भी देखिए क्या कहा है उसने, ये आ गया कब 2, ये आ गया कब 1। तो पोजेशन एनी पर्सन, इट मींस कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि वो लिखना चाहता है पोजेशन। जरूरी नहीं है ऑनर की पोजेशन से ही निकली है प्रॉपर्टी तो तभी थेफ्ट होगी। वो किसी भी पोजेसर के पास है, चाहे वो डुअलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो इलीगल पोजेशन है, तब भी जो है वो थेफ्ट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑनर की पोजेशन से ही प्रॉपर्टी बाहर निकालनी है। अगर होती तो यहाँ पे वो लिखता कि ऑनर, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स पोजेसर विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। तो कंसेंट का टॉपिक आगे आने वाली मैं वीडियोस में बताऊंगा। कंसेंट में पूरे बिजनेस आईपीसी में कंसेंट वर्ड को डिफाइन नहीं करा, विदाउट कंसेंट वर्ड को डिफाइन किया गया। ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। हम देखिए, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अब देखिए क्रक्स क्या निकला। कभी भी जब कोई इंसान की कोई मूवमेंट है प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन पोजेसर की पोजेशन से बाहर निकालेगा, उसकी कंसेंट के बिना उस एक्ट को थेफ्ट कहा जाएगा। दैट इज थेफ्ट। ये देखिए एक्सटॉर्शन क्या होता है, थेफ्ट से क्यों ये डिफरेंस, इसमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंसेस हैं ये देखिए। 3 और 3 थेफ्ट के लिए था, ये भी सेक्शंस भी आपने याद रखने हैं। 3 और एक्सटॉर्शन के लिए देखिए कैसे एक्सटॉर्शन डिफर करता है थेफ्ट से। Whoever intentionally puts any person in a fear of any injury to that person or any other person means, जब एक इंसान किसी व्यक्ति को फियर ऐसी थ्रेट देता है और फियर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे उसको फियर आए और फियर में जाके वो प्रॉपर्टी खुद ही आपको ट्रांसफर कर दे,
तो उसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। एक्सटॉर्शन बेसिकली है क्या, जब हम किसी को किसी चीज का फियर या थ्रेट देके उससे प्रॉपर्टी की पोजीशन वो खुद ही सबको डिलीवर कर दे, उसको एक्सटॉर्शन कहा है। Whereas थेफ्ट में ऐसा नहीं है। थेफ्ट में हम पोजेसर की पोजीशन से खुद प्रॉपर्टी बाहर निकालते हैं, मूव कराते हैं। और इसमें क्या है, यहाँ पे पोजेसर आप पे खुद से प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो उसकी कंसेंट नहीं है। वो क्यों कर रहा है? अंडर द फियर एंड द थ्रेट। अब देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पर्सन, जिस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी है या उसको, या फिर कोई और पर्सन को जिसके साथ उसका कोई रिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज करिए ए पर्सन की प्रॉपर्टी हमने जो है वो डिलीवर करवानी है, एक्सटॉर्शन करवानी है, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर करानी है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि अब हमने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया और बोला कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी हमें डिलीवर करा दो, अदरवाइज आपके बच्चे को हम मार देंगे। ये है एक्सटॉर्शन, ये एक्सटॉर्शन है। वेयर एज वही ए पर्सन अगर रूम से बाहर गया है तो वो अपना फोन यहाँ पे रख गया है और हमने फोन उठा के अपनी जेब में पॉकेट में डाल लिया और हम चले गए, ये है थेफ्ट। यहाँ पे हमने जो है वो उसकी कंसेंट के बिना उसकी पोजीशन से प्रॉपर्टी खुद से ही निकाल ली है। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी खुद डिलीवर कर रहा है एक्सटॉर्शन में। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यहाँ पे भी है induces that person to put in a fear to deliver to any person any property। या तो हम उसको ऐसे फियर में डाल रहे हैं, या तो वो प्रॉपर्टी मुझे दे दे या वो किसी और को डिलीवर कर। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ध्यान से एक बात देखना, और valuable security or any other signed sealed which may be converted into a valuable security। It means कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है। It means एक्सटॉर्शन मूवेबल की भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, whereas थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। ये देखिए, सिक्योरिटीज, एनीथिंग साइंड और सील्ड। सपोज करो हम एक्सटॉर्शन के जरिए किसी से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर साइन, किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन भी करवा सकते हो, वो भी एक्सटॉर्शन। ये था एप्पल एक्सटॉर्शन। आई होप आपको एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में फर्क समझ लग गया और उनकी डेफिनेशन समझ लग चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए भी, अब मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा। अब देखिए, जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हो, खास करके पीयू की तैयारी करते हो, आपको बेयर एक्ट्स भी रिलाई करके पेपर को पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने हैं। तो वो जब आप आगे मेरी वीडियोस देखेंगे या फिर आप अकेडमी में आएंगे तो आपको ये समझाया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इलस्ट्रेशंस जो होती हैं वो भी एक लॉ होता है, उसको हम कभी भी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। देखिए थेफ्ट में क्या है, ए cuts down a tree में cuts down a tree on a Z's ground with the intention of dishonestly taking the property out of the Z's possession without Z's consent। सारे essentials देखिए कैसे। सबसे पहले dishonest intention आ गया, सेकंड taking the tree out of the possession आ गया, उसके बाद देखिए without consent आ गया। और ट्री क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, जब हम उसको स्वेयर कर लेते हैं आज से तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। ये भी मैं आपको आगे जगह बताऊंगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है, कैसे डिफाइन करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, थेफ्ट हो गया। देखिए जी ने क्या किया, ए ने क्या किया, जी के ग्राउंड से डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ट्री को काटा और खुद ले गया जी की कंसेंट के बिना। अब नेक्स्ट देखिए एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के 8 थ्रेटन्स, पहला इंग्रेडिएंट आ गया,
publish defamatory concerning Z unless Z give him money. उसने क्या बोला, उसने किस चीज का थ्रेट दिया कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ डेफामेटरी स्टेटमेंट्स पब्लिश कर दूंगा until and unless अगर तुमने मुझे मनी ना दी तो ये क्या है, एक्सटॉर्शन हो गया। आई होप अब आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में मतलब समझ लग गया है, दोनों के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स समझ लग गए हैं, थेफ्ट एक्सटॉर्शन से अलग क्यों है, डिफरेंसेस समझ लग गया है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस में इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताना है। Whether the season of vehicle by a financier under the hire purchase agreement amount to theft under 303 or not. Next, can a human body, क्या human body theft का सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, ये आपने बताना है। और देखिए, क्या इलीगल पोजेशन में भी थेफ्ट हो सकता है, ये आपने बताना। थैंक यू।